चट्टान पर अकेला खड़ा होता है। हवा में लहराते हुए उसके पुराने प्रशिक्षण वस्त्र, मानो पूरी दुनिया के फैसले का बोझ उसके कंधों पर अदृश्य रूप से पड़ हो रहा हो। और जैसे ही एक मधुर संगीत की धुन गूंजती है, तब बांसुरी की मधुर ध्वनि सन्नाटे में धूल उठती है। जब आपको एहसास होता है कि यह महज एक और काल्पनिक मार्शल आर्ट फिल्म नहीं है, यह एक ऐसी कहानी है जो सुनाए जाने का अनुभव के बारे में दर्शाती है। और तभी आपको पता चलता है कि आपके भीतर गहराई में कुछ ऐसा छिपा है जो आकाश को हिला सकता है। और उसी क्षण पर थिएटर में एकदम सन्नाटा सा जाता है, क्योंकि आप सिर्फ स्क्रीन पर एक योद्धा को नहीं देख रहे होते हैं, आप उसके साथ उस चट्टान पर खड़े होते हैं, उसी तरह के डर और भावनाओं का अनुभव करते हैं। अवज्ञा और नाजुक आशा, लेकिन डांग जेनो रंग पाओ आपको धीरे धीरे आप अपनी दुनिया में नहीं ले जाता, यह आपको कॉलर पे पकड़कर बीच में ही छोड़ देता है। और किसी तरह जब तक शुरुआती शीर्षक अलौकिक तलवार की रोशनी की लकीरों में स्क्रीन पर चमकता है, तब तक आप पहले से ही पर ऐसे व्यक्ति में भावात्मक रूप में निवेश करते हैं जिसे हर कोई बेआकार समझता है, और एक ऐसी महिला में जिसे हर कोई मरणासन समझता है। फिर भी वो मिलकर एक ऐसी कहानी की धड़कन बन जाता है जो भाग्य द्वारा लिखी गई बातों को स्वीकार करने से इनकार करती है। हालांकि इसमें पहले कि हम उस दुनिया में और गहराई से उतरे, मुझे कुछ कहना है, उसे साझा किया जाए, इस पर विस्तार से चर्चा की जाए, पहाड़ी को दिखाया जाता है और इसे जबकि मेरा ठंडी पहाड़ी हवा में घूमता हुआ गिरते हुए एक बर्फ के टुकड़े पर ठहर जाता है, जबकि एक युवा योद्धा एक उबड़-खाबड़ चट्टान पर अकेला खड़ा होता है। हवा में लहराते हुए उसके पुराने प्रशिक्षण वस्त्र, मानो पूरी दुनिया के फैसले का बोझ उसके कंधों पर अदृश्य रूप से पड़ हो रहा हो। और जैसे एक मधुर संगीत की धुन गूंजती है, तब बांसुरी की मधुर ध्वनि सन्नाटे में ऐतिहासिक नाटक है। जब आपको एहसास होता है कि यह महज एक और काल्पनिक मार्शल आर्ट फिल्म नहीं है, यह एक ऐसी कहानी है जो सुनाए जाने का अनुभव के बारे में जिसने दक्षिण पूर्व एशिया में है। और तभी आपको पता चलता है कि आपके भीतर गहराई में कुछ ऐसा छिपा है जो आकाश को हिला सकता है। और पारिवारिक थिएटर में एकदम सन्नाटा सा जाता है, क्योंकि आप सिर्फ स्क्रीन पर एक योद्धा को नहीं देख रहे होते हैं, आप उसके साथ उस चट्टान पर खड़े होते हैं, उसी तरह के डर और भावनाओं का अनुभव करते हैं। अवज्ञा और नाजुक आशा, लेकिन डांग जेनो रंग पाओ आपको धीरे धीरे प्लेटफॉर्म सामान्यकरण से भरा नहीं ले जाता, यह आपको कॉलर पे पकड़ उसके स्वामी का आदेश था कि वह पुराने विवाह समझौते को तक शुरुआती उसके बचपन तलवार की रोशनी एक ऐसा समझौता जो इसी दुनिया की राजनीति में रोमांच से काम और कर्म भाग्य से ऐसे व्यक्ति में भावात्मक बंधन थे और सांप्रदाय और कोई पहाड़ और शहर के समझता है। और एक ऐसी महिला में जिसे हर कोई मरणासन समझता है, फिर भी वो मिलकर एक ऐसी कहानी की धड़कन बन जाता है जो भाग्य द्वारा लिखी गई बातों को स्वीकार करने से इनकार करती है। हालांकि शिष्य के रूप में हम उस दुनिया में और गहराई से उतरे, मुझे कुछ कहना प्राचीन पर्वतीय संप्रदाय, लेकिन हल्के से उसे साझा किया जाए, इस पर विस्तार से चर्चा की जाए, इस पर बहस की जाए और इसे संजोया जाए। और सफल साधक जानना चाहता हूँ कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। निर्माण नहीं किया वह व्यक्ति जो उस आध्यात्मिक 2025 में रिलीज हुई फिल्म दुनिया में क्षेत्र से बाहर लगभग बिना किसी चेतावनी के आई और आह्वान को के काले योद्धा जिसका भाग्य या तो पैदल सैनिक कर गए जो गलती से भुला दिया गया में आ गए। फिल्म ब्रह्मन क्षत्रिय द्वारा निर्देशित इस फिल्म निर्माता जिन्होंने इसके बजाय ऐतिहासिक नाटकों की शुरुआत की और फिल्म देशघात के साथ काल्पनिक दुनिया में छलांग लगाई पूर्वक हर वो तो यह फिल्म एक लोकप्रिय वेब उपन्यास पर आधारित है जिसने दक्षिण पूर्व एशिया में पहले अस्तित्व के समर्पित प्रशंसक वर्ग बना लिया है। खेती के नियम या शैली की तलवारबाजी और पारिवारिक दायित्व और सामाजिक सम्मान की गहरी उसी तरह देख रहे हो जैसे कबीले के सदस्य। और इन सब का अनुवाद देखना से बाहर कितनी सावधानी से स्क्रीन पर आना वाकई चौंकाने वाला है। इसे 2025 की शुरुआत में एक समय में रिलीज किया गया था जब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म सामान्यकरण से भरा पड़ा था। ने अपनी एक पुत्री का विवाह 8 उसके स्वामी का आदेश था कि वह पुराने विवाह समझौते को पूर्व अपराध का करे जो उसके बचपन में हुआ था। एक ऐसा समझौता जो इसी दुनिया की राजनीति में रोमांच के समान में आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। समस्या यह थे और सांप्रदाय और कबीले पहाड़ और शहर के बीच होकर गुजरता तब तक कबीले आगे बढ़ चुका होता है। द्वार से अलग कदम रखे होते हैं। शक्तिशाली धर्म अपने कुल के प्रति जूतों पर धूल और अपने हाव भाव में एक गंभीर और दूसरी सबसे बड़ी लाश और रहस्य शिष्य के रूप में उचित समाप्त प्राप्ति नहीं करता। तले चुपचाप कमजोर हो जाता है। प्राचीन पर्वतीय संप्रदाय लेकिन हल्के से छिपे हुए तिरस्कार के साथ दिया जो अफवाह उसमें कई तेजी से फैल रही थी
वह आधा समय बीत चुका है। यह एक असफल साधक एक युवता है जिसमें कभी जनक रूप से यथार्थ का निर्माण नहीं किया। वह व्यक्ति जो उस आध्यात्मिक मूल के बिना रहने वाले खलनायक के बजाय में हर कोई योग्यता का मापदंड मानता है। पावांग के काले योद्धा जिसका भाग्य या तो पैदल सैनिक बनाता है फिर यह एक भुला दिया गया नाम। अनुबंध और क्रोध आठवें क्षेत्र में, लेकिन यह माया को ऐसे व्यक्ति इसके बजाय यह नहीं करना चाहती जिसने केवल आध्यात्मिक देता है। हमें उस तिरछी नजर हर तिरस्कारी पूर्वक हर और तो यश वो मानती है कि शादी अल्पहाट को महसूस करने देता है। रेशमी आस्तीन और कैमरा अक्सर रुका को थोड़ा दूर से, थोड़ी नीचे से या फिर पर्दे या गेट के माध्यम से दिखाता है, मानो हम हमेशा उसे उसी तरह देख रहे हो जैसे कबीले के सदस्य देखते हैं, बस पहुंच से बाहर। कभी पूरी तरह से अपमान महसूस नहीं हुआ। मूल प्रेरक घटना एक साधारण से दिखने वाले अनुबंध के इर्द गिर्द घूमती है। धर्मवंश के मुखिया ने अपनी एक पुत्री का विवाह 8वें लोक के गुरु जाति के शिष्य से करने का वचन दिया, जो एक पूर्व अपराध का प्रतिफल था। जीवन रक्षक उपकार एक सामान का ऋण जिसे उसके समान में आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। समस्या यह है कि जब तक रगा नहीं द्वारों से होकर गुजरता तब तक कबीले आगे बढ़ चुका होता है, वे आधुनिक हो चुके होते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी लाश और रहस्य प्रतीत होता है कि लाइलाज बीमारी के बोझ तले चुपचाप कमज़ोर हो जाता है, जिसने उसे दुर्बल लेकिन अजीब तरह से शांत बना दिया है। एक ऐसी लड़की जो कई लोगों की नज़रों में का आधा समय बीत चुका है। यह एक काल्पनिक महाकाव्य फिल्म आश्चर्यजनक रूप से यथार्थवादी मोड़ लेती है, क्योंकि दुनिया को जीतने की चाहे रहने वाले खलनायक के बजाय जैन आयोलेस्तरी द्वारा बेहद तक सूक्ष्मता से निभाया गया किरदार, जिसकी मुख्य चिंता उसकी प्रतिष्ठा और उन्नति है। अनुबंध और क्रोध 8वें क्षेत्र में, लेकिन यह माया को ऐसे व्यक्ति पर बर्बाद भी नहीं करना चाहती जिसने न केवल आध्यात्मिक रूप से अभंग बल्कि सामाजिक रूप से भी बेकार माना जाता है। और वह मानती है। मूवी की शुरुआत में हमें पहाड़ी को दिखाया जाता है, जब कैमरा ठंडी पहाड़ी हवा में घूमता हुआ गिरते हुए एक बर्फ के टुकड़े पर ठहर जाता है, जबकि एक युवा योद्धा एक उबड़ खाबड़ चट्टान पर अकेला खड़ा होता है। हवा में लहराते हुए उसके पुराने प्रशिक्षण वस्त्र, मानो पूरी दुनिया के फैसले का बोझ उसके कंधों पर अदृश्य रूप से पड़ हो रहा हो। और जैसे एक मधुर संगीत की धुन गूंजती है, तब बांसुरी की मधुर ध्वनि सन्नाटे में धूल उठती है। जब आपको एहसास होता है कि यह महज एक और काल्पनिक मार्शल आर्ट फिल्म नहीं है, यह एक ऐसी कहानी है जो सुनाए जाने का अनुभव के बारे में दर्शाती है। और तभी आपको पता चलता है कि आपके भीतर गहराई में कुछ ऐसा छिपा है जो आकाश को हिला सकता है। और उसी क्षण पर थिएटर में एकदम सन्नाटा सा जाता है, क्योंकि आप सिर्फ स्क्रीन पर एक योद्धा को नहीं देख रहे होते हैं, आप उसके साथ उस चट्टान पर खड़े होते हैं, उसी तरह के डर और भावनाओं का अनुभव करते हैं। अवज्ञा और नाजुक आशा, लेकिन डांग जेनो रंग पाओ आपको धीरे धीरे आप अपनी दुनिया में नहीं ले जाता, यह आपको कॉलर पे पकड़कर बीच में ही छोड़ देता है। और किसी तरह जब तक शुरुआती शीर्षक अलौकिक तलवार की रोशनी की लकीरों में स्क्रीन पर चमकता है, तब तक आपको पहले से ही पर ऐसे व्यक्ति में भावात्मक रूप में निवेश करते हैं जिसे हर कोई बेअकार समझता है, और एक ऐसी महिला में जिसे हर कोई मरणासन समझता है। फिर भी वो मिलकर एक ऐसी कहानी की धड़कन बन जाता है जो भाग्य द्वारा लिखी गई बातों को स्वीकार करने से इनकार करती है। हालांकि इसमें पहले कि हम उस दुनिया में और गहराई से उतरे, मुझे कुछ कहना है, उसे साझा किया जाए, इस पर विस्तार से चर्चा की जाए, इस पर बहस की जाए और इसे संजोया जाए। और मैं केवल यह जानना चाहता हूँ कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि यह 2025 में रिलीज़ हुई फिल्म अपने मूल क्षेत्र से बाहर लगभग बिना किसी चेतावनी के आई और फिर चुपचाप उन लोगों के दिलों में धमाका कर गई जो गलती से इसके संपर्क में आ गए। रमन चतरिया द्वारा निर्देशित इस फिल्म निर्माता जिन्होंने यथार्थवादी ऐतिहासिक नाटकों की शुरुआत की और फिल्म विश्वासघात के साथ काल्पनिक दुनिया में छलांग लगाई। यह फिल्म एक लोकप्रिय वेब उपन्यास पर आधारित थी जिसने दक्षिण पूर्व एशिया में पहले ही एक समर्पित प्रशंसक वर्ग बना लिया है। खेती के नियम, शैली की तलवारबाजी और पारिवारिक दायित्व और सामाजिक सम्मान की गहरी इंडोनेशियाई भावात के ओतप्रोत है, और इन सब का अनुवाद देखना अद्भुत है। मिनट तक इतनी सावधानी से स्क्रीन पर आना वाकई चौंकाने वाला है। इसे 2025 की शुरुआत में एक समय में रिलीज़ किया गया था जब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म सामान्यकरण से भरा पड़ा था,
उसके स्वामी का आदेश था कि वह पुराने विवाह समझौते को पूरी करे जो उसके बचपन में हुआ था। एक ऐसा समझौता जो इसी दुनिया की राजनीति में रोमांच से, काम और कर्म भाग्य से अधिक संबंधित है और संप्रदाय और कबीले, पहाड़ और शहर के बीच नाजुक संतुलन लेकिन जिस क्षण पर द्वार से अलग कदम रखता है। शक्तिशाली धर्म अपने कुल के प्रति जूतों पर धूल और अपने हाव भाव में एक गंभीर, थोड़ी अटपटी विनम्रता के साथ शिष्य के रूप में उचित समाप्त प्राप्ति नहीं करता। प्राचीन पर्वतीय संप्रदाय लेकिन हल्के से छिपे हुए तिरस्कार के साथ, क्योंकि जो अफवाह उसमें भी तेजी से फैल रही थी वह यह भी थी, रुका एक असफल साधक, एक योद्धा है जिसमें कभी दंतना का निर्माण नहीं किया। वह व्यक्ति जो उस आध्यात्मिक मूल के बिना पैदा हुआ जिसे इस दुनिया में हर कोई योग्यता का मापदंड मानता है। एक पावांग एक खाली योद्धा जिसका भाग्य या तो पैदल सैनिक बनाता है, फिर यह एक भुला दिया गया नाम। फिल्म की खूबी यह है कि इसे तुरंत ठीक नहीं कर दी, इसके बजाय यह हमें उस पूर्वाग्रह के भीतर जीने देता है। हमें उस तिरछी नज़र, हर तिरस्कारी पूर्वक, हर वो तो यह वही है फुसफुसाहट को महसूस करने देता है। रेशमी आस्तीन और कैमरा अक्सर रुका को थोड़ा दूर से, थोड़ी नीचे से या फिर पर्दे या गेट के माध्यम से दिखाता है, मानो हम हमेशा उसे उसी तरह देख मूवी रहे की हो शुरुआत जैसे में पहाड़ी को दिखाया जाता है, जब कैमरा ठंडी पहाड़ी हवा में घूमता हुआ गिरते हुए एक बर्फ के टुकड़े पर ठहर जाता है, जबकि एक युवा योद्धा एक उबड़-खाबड़ चट्टान पर अकेला खड़ा होता है। हवा में लहराते हुए उसके पुराने प्रशिक्षण वस्त्र मानो पूरी दुनिया के फैसले का बोझ उसके कंधों पर अदृश्य रूप से पड़ हो रहा हो। और जैसे ही एक मधुर संगीत की धुन गूंजती है, तब बांसुरी की मधुर ध्वनि सन्नाटे में दिखती है। जब आपको एहसास होता है कि यह महज एक और काल्पनिक मार्शल आर्ट फिल्म नहीं है, यह एक ऐसी कहानी है जो सुनाए जाने का अनुभव के बारे में दर्शाती है। और तभी आपको पता चलता है कि आपके भीतर गहराई में कुछ ऐसा छिपा है और जो आकाश को हिला सकता है। और शिक्षा पर थिएटर में एकदम सन्नाटा सा जाता है, क्योंकि आप सिर्फ स्क्रीन पर एक योद्धा को नहीं देख रहे होते, लेकिन उसके साथ चट्टान पर खड़े होते हैं, उसी तरह के डर और भावनाओं का अनुभव करते हैं। अवज्ञा और नाजुक आशा, लेकिन डांग सेन और आपको धीरे धीरे आदि मोड़ लेती है, अपनी दुनिया में नहीं ले जाता, यह आपको कॉलर रहने वाले खलनायक के बजाय देता है। जैन आयो इसी तरह जब तक शुरुआती शीर्षक अलौकिक तलवार की रोशनी की लकीरों में स्क्रीन पर चमकता है, तब तक आपको पहले से ही अनुबंध भरे से व्यक्ति में भावना में, लेकिन यह माया को ऐसे जैसे हर कोई पर बर्बाद भी नहीं करना समझता है। और एक ऐसी महिला में जिसे हर कोई मरणासन समझता है, फिर भी वो मिलकर एक ऐसी कहानी की धड़कन बन जाता है मानते हैं कि जो भाग्य द्वारा लिखी गई बातों को स्वीकार करने से इनकार करती है। हालांकि इसमें पहले कि हम उस दुनिया में और गहराई से उतरे, मुझे कुछ कहना है, उसे साझा किया जाए, इस पर विस्तार से चर्चा की जाए, इस पर बहस की जाए और इसे संजोया जाए। और मैं केवल यह जानना चाहता हूँ कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि यह 2025 में रिलीज़ हुई फिल्म अपने मूल क्षेत्र से बाहर लगभग बिना किसी चेतावनी के आई और फिर चुपचाप उन लोगों के दिलों में धमाका कर गई जो गलती से इसके संपर्क में आ गए। रमन सतरिया द्वारा निर्देशित इस फिल्म निर्माता जिन्होंने यथार्थवादी ऐतिहासिक नाटकों की शुरुआत की और फिल्म विश्वासघात के साथ काल्पनिक दुनिया में छलांग लगाई। यह फिल्म एक लोकप्रिय वेब उपन्यास पर आधारित थी जिसने दक्षिण पूर्व एशिया में पहले ही एक समर्पित प्रशंसक वर्ग बना लिया है। खेती के नियम, शैली की तलवारबाजी और पारिवारिक दायित्व और सामाजिक सम्मान की गहरी इंडोनेशियाई भावात के ओतप्रोत है और इन सब का अनुवाद देखना अद्भुत है। मिनट तक इतनी सावधानी से स्क्रीन पर आना वाकई चौंकाने वाला है। इसे 2025 की शुरुआत में एक समय में रिलीज़ किया गया था जब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म सामान्यकरण से भरा पड़ा था। उसके स्वामी का आदेश था कि वह पुराने विवाह समझौते को पूरी करे जो उसके बचपन में हुआ था। एक ऐसा समझौता जो इसी दुनिया की राजनीति में रोमांच से, काम और कर्म भाग्य से अधिक संबंधित है और संप्रदाय और कबीले, पहाड़ और शहर के बीच नाजुक संतुलन लेकिन जिस क्षण पर द्वार से अलग कदम रखता है। शक्तिशाली धर्म अपने कुल के प्रति जूतों पर धूल और अपने हाव भाव में एक गंभीर, थोड़ी अटपटी विनम्रता के साथ शिष्य के रूप में उचित समाप्त प्राप्ति नहीं करता। प्राचीन पर्वतीय संप्रदाय लेकिन हल्के से छिपे हुए तिरस्कार के साथ, क्योंकि जो अफवाह उसमें भी तेजी से फैल रही थी वह यह भी थी, रुका एक असफल साधक, एक योद्धा है जिसमें कभी दंतना का निर्माण नहीं किया। वह व्यक्ति जो उस आध्यात्मिक मूल के बिना पैदा हुआ जिसे इस दुनिया में हर कोई योग्यता का मापदंड मानता है। एक
पावांगकोक एक खाली योद्धा जिसका भाग्य या तो पैदल सैनिक बनाता है फिर यह एक भुला दिया गया नाम। फिल्म की खूबी यह है कि इसे तुरंत ठीक नहीं कर दी। इसके बजाय यह हमें उस पूर्वाग्रह के भीतर जीने देता है, हमें उस तिरछी नज़र, हर तिरस्कारी पूर्वक हर वो तो यह वही है फुसफुसाहट को महसूस करने देता है। रेशमी आस्तीन और कैमरा अक्सर रुका को थोड़ा दूर से, थोड़ी नीचे से या फिर पर्दे या गेट के माध्यम से दिखाता है, मानो हम हमेशा उसे उसी तरह देख रहे हो मूवी की जैसे शुरुआत में कबीले हमें के पहाड़ी को सदस्य दिखाया जाता है। देखते हैं।